नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब पहुंचे, जहां पर सीएम ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर बंगाली कॉलोनी में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी नानक मत्ता साहिब पहुंचे, वहां जाकर माथा टेके। उसके बाद तमाम उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुर्गा समापन के बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुरु के दरबार में उन्होंने मत्था टेका। उस दौरान उनके साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे दिखाई दिए। आपको बताते चले कि नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे उस द्वारा। और उसके बाद गुरु के दरबार में सीएम धामी पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका। आपको बताते चले कि उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके प्रशंसक भी नजर आए। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी को देखकर स्थानीय और सांस्कृतिक यानी कहा जाए धार्मिक लोगों ने भी उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सीएम धामी ने हमेशा सांस्कृतिक प्रारूपों को बढ़ाया है। आपको बताते चले कि दुर्गा पूजा के समापन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे के मेले का आयोजन होने जा रहा है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कई विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम किया जा रहा है। वहीं मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून पुलिस का फोकस यातायात व्यवस्था पर भी है, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानियों से गुजरना ना पड़े। आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून में होने वाले दशहरे मेले को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। का जो आयोजन होता है, इसमें जो पुतला दहन है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और अति विशिष्ट लोग भी आएंगे। और इसमें जो कमेटी से बात हुई है, जो इसको आयोजन कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेड है कि 40 से 50 हजार लोग के आने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए हमने आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन में ड्यूटी लगाई है। सेक्टर वाइज भी ड्यूटी करी, चिन्हित उसमें कहाँ रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा कैसे मूवमेंट गाड़ियों का होगा, इसके लिए भी अलग से रूट प्लान ट्रैफिक ने बनाया है। और 1 बजे के बाद से जो परेड ग्राउंड के आसपास ट्रैफिक को हम नहीं जाने देंगे। और इसका अलग अलग ट्रैफिक के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टॉपेज सिस्टम है, उसको भी हमने अलग अलग जगह पर बनाया है, जिससे लोग पैदल आए वहां पर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर वैष्णो शक्ति मां महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्र के पावन और पर्व पर उद्यापन की हवन किया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से कन्या पूजन किया और मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा देवी मां से राज्य की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के समापन के दिन, नवमी के दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उन्होंने प्रसाद खिलाया। उसके बाद उनका आशीर्वाद भी सीएम धामी ने लिया। आपको बताते चले कि सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी और उनकी माता भी मौजूद रही। सीएम धामी देहरादून अपने आवास में इस कार्यक्रम को लेकर काफी लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि नवमी के समापन के दिन में सीएम धामी ने 9 स्वरूप देवियों को भोजन खिलाया। उसके बाद उन्हें तमाम तरीके से गिफ्ट उपहार दिया। उसके बाद सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके बच्चे भी रहे। वहीं सीएम धामी ने पूरी तरीके से हवन यज्ञ किया और मां की पूजा अर्चना में लीन दिखाई दिए। आपको बता दें कि नवरात्रि के समापन के बाद लगातार यज्ञ हवन की प्रक्रिया चलती है। सीएम धामी नवरात्र के आखिरी दिन देवियों को भोजन करते दिखाई दिए। आपको बताते चले कि उस दौरान में सीएम धामी के साथ उनकी बीवी और उनके बच्चे और उनके परिवार की, उनकी माता समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं सीएम धामी ने बच्चों के पैर भी धोए और देवियों के पैर धोते हुए उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि सीएम धामी नवरात्र के नवमी के दिन में इन कार्यक्रमों को लेकर लगातार अग्रसर रहते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महानवमी के इस पावन दिन पर केदारपुरम स्थित राजकीय शिशु सदन में 9 देवी स्वरूपों में कन्या की पूजा अर्चना की। आपको बताते चले कि उन्होंने कन्या पूजन के पहले आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों के प्रति कन्याओं की पूजा अर्चना की और विधि विधान और श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए इस कार्य को संपन्न किया। साथ ही शांति और राज्य की समृद्धि की कामना भी की। तब से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर रामनवमी को या अष्टमी को कन्या पूजन के लिए जो है केदारपुरम जाने का अवसर मिलता है। वहाँ हमारी ऐसी अनाथ छोटी बालिकाएं रहती हैं, वहाँ ऐसी बालिकाएं रहती हैं जो समाज से कहीं न कहीं उत्पीड़ित होकर जो है वहाँ पहुँचती हैं। तो उन लोगों के मध्य में जाके उनका कन्या पूजन करते हुए निश्चित रूप से उनका भी मनोबल बढ़ता है और एक जो खुशी है हम सब की, वो हम एक दूसरे से शेयर भी कर पाते हैं। तो आज नारी निकेतन में उन्हीं बच्चियों के साथ में आज कन्या पूजन भी है और निश्चित रूप से माता रानी से उनकी कुशल क्षेम और वो सदैव आगे बढ़े, इसकी कामना भी रहेगी। वहीं दिनेशपुर के कालीनगर में दुर्गा पूजा के महाअष्टमी पर पूजा पंडालों में विभिन्न तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का आयोजन हल्द्वानी के सेंट्रल हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर पुनीत गोयल और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास ने फीता काट कर किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर गोयल ने बांग्ला भाषा में मां दुर्गा का व्याख्यान किया और युवा पीढ़ी के नशे से दूर रहने की उन्होंने हिदायत दी। आपको बताते चले कि सभी युवाओं को धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने कहा कि आगे बढ़ चढ़कर सभी युवा धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले, जिससे आने वाले कल में अपने संस्कृति को बढ़ाया जा सके। चल रहे हैं, माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद दे। अष्टमी का दिन है, 2 दिन बाद दशहरा है। दुर्गा माँ सारे दुष्टों का संहार करें। दुर्गा माँ हम सबको स्वस्थ एवं निरोग रखें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। और मैं सब लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि अभी उत्तराखंड में जो ड्रग्स का सेवन है बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे इस समाज को, क्षेत्र को, पूरे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए माता का आशीर्वाद हम लोग प्रदान करते हैं। और माँ की नवरात्रि के बाद आज अष्टमी पूजा और हम लोग विसर्जन तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, दुर्गा माता से, माँ भवानी से, कि हमारे जो भी जैसे कोरोना जैसे आपदा आई थी, तो माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में कोई ऐसा भयभीत और ऐसे आपदा न आई। वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने की तैयारी कर रही है। आपको बताते चले इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं अब समिट के आयोजन को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा था। तो वहीं अब इसको लेकर हल्द्वानी के कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, कि विकास करने के लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाता है। 6 आईएएसओ को लेकर विदेशों में घूमना और अन्य मंत्रियों को साथ सिर्फ प्रदेश के पैसे की बर्बादी है। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट आईएसबी इंस्टीट्यूट हैदराबाद की हम बात करते हैं या हम मोहाली की बात करते हैं, इस तरह की ऐसी संस्थाएं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि भैया हमारे उत्तराखंड में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम कैसे पब्लिक के हित में पॉलिसी बनाएं। हमें बाहर से एजेंसीज हायर करनी पड़ेंगी जो हमारे एक उत्तराखंड के रोड मैप को तैयार करें। हम सिर्फ आईएएस का मतलब ये होता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिलीवर करना। प्लानिंग का कोर्स जिसने किया है वो प्लानिंग ही कर सकता है। तो पहले एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और उस रोड मैप को उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। खाली आप सिर्फ
ये कहीं आए आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई नहीं आएगा। आपके जो प्रस्ताव आए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो जितने भी प्रस्ताव आपके पास आए, इनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल भी नहीं आने वाले। उत्तराखंड का जो पैसा है सिर्फ जाया होगा, बर्बाद होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। आप धरातल पर काम करोगे तो इन्वेस्टर खुद ब खुद आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे यहां पर ये इन्वेस्टमेंट करना है, वो खुद प्रपोजल देगा। आपको बुलाने की जरूरत नहीं। आज आवश्यकता है उत्तराखंड का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए। जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे युवा जो हैं भटक रहे हैं, और जबकि उत्तराखंड के युवा इतने प्रतिभावान हैं, उनके स्किल्स को पहचानने की जरूरत है और एक वातावरण तैयार करने की जरूरत है। इन्वेस्टर समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नीलबट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है, क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी गड्ढों को भरने की। वो पैसे, आप धनराशि आज तक अब मुक्त नहीं हुई है। अखबार में न्यूज आई कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए जहां भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा सेल होता है जो फॉलो अप करता है। तो आज तक हमने वो देखा ही नहीं कि वो फॉलो अप हुआ भी। 70% जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे आई नहीं, क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो इन्वेस्टर आए, ये तो ईश्वर से प्रार्थना है। कांग्रेस की पहली जो सरकार बनी उस समय तो आया इन्वेस्टर, निवेशक आया भारी मात्रा में। सिडकुल की स्थापना माननीय तिवारी जी ने उस समय करी। अभूतपूर्व विकास का हमने एक परिचय दे रखा है। सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन्वेस्टर, कोई भी आप शब्द ले लें, इन विषयों पर कांग्रेस की सरकार ने बहुत बेहतर कार्य करा। आज की जो ये सरकार का राज काम है और जो ये काबिज हो रखे हैं सत्ता पे, धार्मिक उन्माद फैला के, इनका एजेंडा सिंपल है, धरातल पे कोई काम होते हुए नहीं दिख रहा है। तो हमारी आशा तो यही है कि देखिए अब समय बताएगा, बात करेंगे। आप 1 साल बाद, आज ही का दिन ले लीजिए, 1 साल बाद अगले साल इसी विषय पर अगर आप पूछेंगे कि इन्वेस्टर समिट का क्या हुआ और कितना निवेश आया, तो आंकड़े आपके पास भी होंगे और मेरे पास भी होंगे। बालाजी के भी हैं। वहीं खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर से टोल प्लाजा मैनेजर की दबंगई सामने आई है। आपको बताते चले, वहीं टोल प्लाजा के समीप NH 74 से शमशान घाट को जाने वाले सड़क पर बनी पुलिया को दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बताते चले कि जिसकी वजह से क्षेत्र के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान की फसल की कटाई चल रही है, मगर किसानों को आने जाने में रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत है। उसका कारण है टूटी हुई पुलिया। आपको बताते चले, वहीं किसानों का कहना है कि आए दिन इसकी वजह से टोल टैक्स के पास से एक सड़क जाती थी जो शमशान घाट को और गांव को जोड़ती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल टैक्स मैनेजर द्वारा ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से और अपने टोल स्वामियों को फायदा पहुंचाने की वजह से इस कारनामे को अंजाम दिया गया। हल्द्वा साहू की जो पुलिया के बारे में सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत की गई थी। शिकायत के संबंध में ग्राम प्रधान, मैंने हल्द्वा साहू को फोन किया तो उन्होंने, हल्द्वा साहू वाले प्रधान ने बताया कि पुलिया टोल टैक्स वालों ने तोड़ी है, और जबकि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के दे दिया, वहां से जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो वैसे ही आज किया जाएगा। तो साहब कई लाख का नुकसान हो गया इसमें। ये रास्ता ही बंद है हमारा, यही बंद है, माल हमारा खराब हो गया बगीचे में। क्या करें हम, कहाँ से दें मालिक को पैसा और कहाँ से अपना पेट भरें। नहीं, हमने तो नहीं करी होगी तो ये क्षेत्र वालों ने करी होगी, मगर सुनवाई तो होना रही। तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। ये रास्ता सही हो जाएगा तो हमारा माल भी टाइम तक पहुंचेगा, हमें कीमत मिलेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
फेस्टिवल्स का मौसम आ गया है और आपको करनी है ढेर सारी शॉपिंग। फिक्र किस बात की, हर साल की तरह आ गया है संजीवनी दिवाली फेस्ट, जहां मिलता है शॉपिंग का असली फन और मजा। कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, दिए और मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स एंड माउथ वाटरिंग cuisine from all over India. Sanjeevani Diwali Fest on 28th and 29th October at Civil Services Institute, Old Masuri Road, Dehradun. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलचट्टी आश्रम के पास नहाने समय एक 10वीं का एक छात्र गंगा में बह गया। अचानक छात्र गंगा नहाने गया था, आपको बताते चले। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल छात्र का कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि छात्रों का एक दल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ऋषिकेश घूमने पहुंचा था। तभी मौके पर कुछ छात्र नदी में नहाने चले गए, जिसमें से एक छात्र नदी में बह गया। वहीं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से 60 छात्रों की टीम लक्ष्मणपुर झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह घूमने के लिए पहुंचा था। इस दौरान सभी छात्र लक्ष्मणपुर झूला क्षेत्र में गंगा घाट पर नहाने गए थे, फूलचट्टी आश्रम के निकट। आपको बताते चले, जहां पर एक छात्र बह गया। वहीं साकिब छात्र का नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके बाद ये घटना के बाद जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। उसके बाद कंट्रोल रूम पूरी तरीके से एसडीआरएफ के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बताते चले, जिसके बाद लगातार एसडीआरएफ बच्चे की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल अब तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्चे की खोज के लिए 4 से 5 अलग अलग टीमें बनाकर खोज कर रही हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 60 बच्चों का एक टीम यूपी के बलरामपुर से ऋषिकेश पहुंचा था। यहां पर बच्चे घूमने के लिए गए थे, विजिट करने के लिए गए थे। वहीं बच्चे अचानक लक्ष्मण झूला के फूलचट्टी घाट के नजदीक गंगा घाट पर पहुंच गए। वहीं अचानक बच्चा गंगा में बह गया और जिसके बाद लगातार स्थानीय लोगों के माध्यम से पुलिस के कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी गई। और कंट्रोल रूम में जैसे ही सूचना पड़ती है तो तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू है। फिलहाल अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंगलौर पुलिस को फाइनेंसर कर्मी के लूट मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चलिए कि पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बीती जुलाई को देवबंद निवासी युवक संदीप के साथ मंगलौर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तब से पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने अब उन की जानकारी लगते हुए आपको बताया गया कि दोनों को सोनाली पुल से गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट की मोटरसाइकिल और 4,380 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ में 7 आरोपियों ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान फाइनेंसर कर्मी की रैकी कर रहे थे और उनका मौका मिलते ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। 20 जुलाई को जो है एक लूट हुई थी। लूट में जो है मोटरसाइकिल और पेपर्स और पैसे चले गए थे और उसमें मुकदमा दर्ज था थाना मंगलौर में। मंगलौर पुलिस द्वारा जो है कल इस मुकदमे का खुलासा किया गया है, जिसमें निक्की और मनीष ये लक्सर क्षेत्र के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 इनके और साथी थे, उनकी तलाश की जा रही है और लूट में जो मोटरसाइकिल गई थी वो भी रिकवर कर ली है और करीब 4,000 रुपए जो लूट के थे वो रिकवर कर लिए। वहीं आपको बता दें कि मंगलौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मंगलौर पुलिस ने 2 शातिर चोरी करने वाले अपराधियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि उनके पास से एक बाइक, लूट के पैसे बरामद किए हैं। पुलिस काफी दिनों से इन चोरी करने वाले अपराधियों की रैकी कर रही थी। पता चलने के बाद पुलिस ने इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनके
इनके पास से कब्जे कुछ पैसे और बाइक बरामद की है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। वहीं आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा बताया गया है कि कांवड़ मेले के दौरान ये अपराधी कांवड़ मेले में आए हुए जो लोग बाहरी होते थे उनकी रैकी कर उन्हें लूटते थे और उन घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन भी कर रही है। माना यह जा रहा है कि पुलिस इन अपराधियों को लेकर काफी दिनों से खोजबीन कर रही थी और उसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं प्रदेश में दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि उनकी इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है और केंद्रीय आला कमान से भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। लिस्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है और जल्द ही इस पर विचार करते हुए लोगों के नाम उजागर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभाई है। देखिए, मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है। हमने जैसे कहा कि प्रदेश ने अपनी सूची दे रखी है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वार्ता करने के बाद अब सूची निकालने में प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा जाएगा और उसके लिए मुख्यमंत्री संकेत भी किए। अच्छे लोग समाज के हर वर्ग के हमारे साथ जुड़े। चुनाव से पहले कुछ और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दुर्गा अष्टमी के पवित्र दिन के अवसर पर देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य के कर कमलों द्वारा आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 150 आंगनबाड़ी और 17 मिनी कार्यकर्त्रियों का सुपरवाइजर के पदों के लिए चयन हुआ है, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन की प्रतीक्षा हर आंगनबाड़ी बहन बड़े लंबे समय से कर रही थी और वाकई विभाग भी इस दिन का इंतजार कर रहा था कि हमारी विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में मानी जाने वाली हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कब वो अवसर मिलेगा जब वह मानदेय कर्मी से जो है वह नियमित कर्मी के रूप में परिवर्तित होंगी। आज 22 तारीख यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन में वह दिन संभव हो पाया है और आज उन सब आंगनबाड़ी बहनों को जो कि बेहतरीन सेवाएं दे रही थी और इस दायरे में जितनी आ रही थी। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के कई इलाकों का दौरा किया। आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने अनेकों पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष,